दोस्तों, आपका स्वागत है गेटवे टू सक्सेस में। शुरू करते हैं समझते हुए एक आम आदमी की क्या जरूरतें होती हैं। आम आदमी की जरूरतों को संक्षेप में बताया जाए तो कह सकते हैं आजादी, खराब स्वास्थ्य से आजादी, आर्थिक आजादी, समय के बंधनों से आजादी। स्वास्थ्य, धन और समय की स्वतंत्रता को सफलता कह सकते हैं, आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए। तो चलिए देखते हैं कमाई के मुद्दे का आजादी से क्या लेना देना है। तो कमाई के तरीके क्या है? आपके पास दो विकल्प है। पहला कि आप नौकरी कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि आप अपने आप से पूछें, क्या नौकरी होने से खराब स्वास्थ्य से आजादी मिलेगी और आर्थिक चिंताओं से और समय से आजादी मिलेगी? उत्तर है नहीं। और अब बात करते हैं कमाई के दूसरे विकल्प के बारे में, जो है व्यवसाय। हो सकता है इसमें आपको समय की आजादी मिले या ना मिले, हो सकता है इसमें आपको आर्थिक आजादी मिले या ना मिले, और हम ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये आपको खराब स्वास्थ्य से आजादी देगा। लेकिन एक ऐसे किस्म का व्यवसाय है जो आप अगर लगन और समझदारी से करते हैं और सही तरीके से करते हैं तो वो आपको हर किस्म की आजादी की संभावना दे सकता है। खराब स्वास्थ्य से आजादी, आर्थिक आजादी और समय के उपलब्धता में भी आजादी देगा। कोविड ने हम सभी में वास्तविकता की भावना पैदा की है और इस सच्चाई को रेखांकित किया है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। और इस वायरस की शुरुआत के बाद हमें एक ऐसे व्यापार को देखने और समझने की जरूरत है जो सदाबहार हो, जो समय की कसौटी पर खरा उतरे और उस पर बाहर के वातावरण का कोई असर ना पड़े। दोस्तों, आज हम आपके सामने जो बिजनेस का मौका देने जा रहे हैं वो कुछ ऐसा ही है। हम सभी जानते हैं कि समय और काम के संयोजन से ही पैसा आता है। और एक आम आदमी की आमदनी कैसे होती है? आसान है। रोज निश्चित संख्या में कुछ घंटे लगाए जाए और उसी अनुसार उसका फल मिले। और आप जितने ज्यादा घंटे लगाते हैं आपको उसका उतना ही ज्यादा फल मिलता है। लेकिन यह रैखिक है। जैसे कि अगर मुझे प्रति घंटे 100 रुपए मिलते हैं तो मुझे 2 घंटे के लिए 200 रुपए मिल सकते हैं, 1000 रुपए प्रतिदिन, 10 घंटे वगैरह। और हमें इस सच्चाई से सीमित है कि एक दिन में केवल 24 घंटे होते हैं और इसे लीनियर इनकम कहते हैं। लेकिन इनकम का एक और तरीका भी है जिसे आपके कमाने का जरिया असीमित है और इसे रेसिडुअल इनकम कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो लीनियर इनकम में आप अपने प्रयासों का 100% कमा सकते हैं और रेसिडुअल इनकम में आप शायद 1% कमाते हैं, लेकिन एक टीम के रूप में आपके साथ काम करने वाले 100 लोगों के प्रयासों से। दिलचस्प है ना ये कॉन्सेप्ट? तो चलिए रेसिडुअल इनकम को थोड़ा सा और बेहतर और विस्तार में समझते हैं। रेसिडुअल इनकम के मामले में फिक्स्ड इनकम के बनिस्बत पैसा काम पूरा होने के लंबे समय के बाद प्राप्त किया जाता है और कई मामलों में वर्षों तक लगातार आता रहता है। और यह इनकम शारीरिक रूप से उपस्थित ना होने पर भी आती रहती है। और यही रेसिडुअल इनकम का निचोड़ है। अगर आप आने वाले दिनों में कम काम भी कर लेते हैं तो आप पूरी तरह से फ्री है, पर हां, निश्चित रूप से शुरुआत में नहीं होगा और आप वही इनकम कमाते रहेंगे दिन ब दिन, महीने दर महीने, साल दर साल। लेकिन वो क्या है जो हमारे लिए इस प्रकार का इनकम ला सकता है? इसका जवाब है फ्रेंचाइजिंग कॉन्सेप्ट, जो यकीनन दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस मॉडल है। फ्रेंचाइजिंग का एक बेहतरीन उदाहरण होगा रेस्टोरेंट बिजनेस। KFC और मैकडॉनल्ड जैसे ब्रांड तो हम सभी जानते हैं और होटल बिजनेस में हॉलिडे इन और हिल्टन ब्रांड बेहद लोकप्रिय है। आपने डोमिनोज, क्रॉसवर्ड्स और लैक्मे जैसे ब्रांड्स के बारे में भी सुना होगा। ये सारे उसी फ्रेंचाइजी के तरीके पर काम करते हैं। तो हमने अब तक ये चर्चा की है आजादी कॉन्सेप्ट, जिसके 3 पहलू हैं, स्वास्थ्य, धन और समय, और साथ ही लिमिटेड इनकम के बनिस्बत रेसिडुअल इनकम का कॉन्सेप्ट। और जाहिर है रेसिडुअल इनकम का कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए स्पष्ट रूप से ज्यादा दिलचस्प रहेगा जो फाइनेंशियल आजादी में रुचि रखते हैं। और रेसिडुअल इनकम प्राप्त करने का एक मॉडल है फ्रेंचाइजिंग। आइए फ्रेंचाइजिंग का एक उदाहरण देखते हैं। आप सभी ने मैकडॉनल्ड्स के बारे में सुना ही होगा, जिसके दुनिया भर में काफी फ्रेंचाइजी आउटलेट्स हैं, 36,000 से भी ज्यादा। रे क्रॉक, मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक, इन्होंने ही फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट की खोज की है। इस कॉन्सेप्ट में ओनर रे क्रॉक फ्रेंचाइजी नियुक्त करते हैं। उनके पास दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ब्रांड की मार्केटिंग करने की अनुमति है।
तो जो पीले रंग के ब्लॉक है उन्हें फ्रेंचाइजी कहलाते हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है, ठीक है ना? हालांकि यहां एक सीमा है, और सीमा यह है कि अगर एक फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी नियुक्त करना चाहता है तो वो संभव नहीं है। हर नई फ्रेंचाइज को सीधे ब्रांड के मालिक द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो इस मामले में रे क्रॉक का परिवार है। तो इसे हम एक तरीके से सीमित फ्रेंचाइजिंग मॉडल कह सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या असीमित फ्रेंचाइजिंग मॉडल या बिना सीमा के फ्रेंचाइजिंग मॉडल होते हैं? बेशक है। और यह एक ऐसा मॉडल है जिसके द्वारा ब्रांड का मालिक फ्रेंचाइजी नियुक्त करता है और प्रत्येक फ्रेंचाइजी को अपने नीचे एक और फ्रेंचाइजी नियुक्त करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। याद रखें कि ये सब फ्रेंचाइजी नहीं है, लेकिन हर एक नियुक्त फ्रेंचाइज को फ्रेंचाइजी कहा जाता है और इसका लाभ हर फ्रेंचाइजी में सही तरीके से बांटा जाता है, निष्पक्ष रूप से उनके प्रयास, समय और परिश्रम के आधार पर। रे क्रॉक मॉडल सीमा के साथ फ्रेंचाइजिंग मॉडल है। यह बिना सीमा के फ्रेंचाइजिंग मॉडल है। काव्यात्मक ढंग से अगर कहा जाए तो यह कहना सही होगा कि धन की शक्ति वास्तव में अनेकों की शक्ति से आती है। मैं दोहराता हूं कि पैसों की ताकत बहुतों की ताकत से आती है, और यह है बिना सीमा के फ्रेंचाइजिंग मॉडल का निचोड़। इसीलिए जब आप लिमिटेड इनकम से रेसिडुअल इनकम की तरफ बढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा मॉडल बिना सीमा के फ्रेंचाइजिंग मॉडल है, और एक ऐसा मॉडल जो दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल कर रहा है वो है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही बड़ा उद्योग है जो दुनिया भर में $180 बिलियन का है। यह विकसित देशों में पहले से ही बहुत बड़े स्तर पर पहुंच गया है, जैसे यूएस, चाइना, जापान, ब्राजील, पूरे यूरोप और थाईलैंड, मलेशिया। ये उनमें से कुछ देशों के नाम हैं, और ये रिटेलिंग के बाकी तरीकों से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आइए डायरेक्ट सेलिंग को डिटेल में समझते हैं। हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री चैनल को समझने की जरूरत है। आप सभी ने ट्रेडिशनल मार्केटिंग का नाम तो सुना ही होगा। आइए अब इसे हम थोड़ा और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत सारे खर्चे होते हैं, और उनमें से कुछ मिडिलमैन के कारण होते हैं। माल निर्माता से वेयरहाउसिंग एजेंट के माध्यम से सुपर स्टॉकिस्ट या सब स्टॉकिस्ट को ट्रांसफर होता है। स्टॉकिस्ट से यह होलसेलर के पास या सीधे रिटेलर के पास जाता है, और आखिर में उपभोक्ता के पास। तो स्टॉकिस्ट और रिटेलर के कमीशन का भुगतान भी करना पड़ता है। इसके अलावा क्षेत्र बल की भी लागत होती है, जिन्हें बिक्री बल उत्पादनों के बिक्री के लिए नियुक्त करता है। आपने ऐसे कई सेल्समैन को देखा होगा जो अपना माल स्टोर टू स्टोर बेचने के लिए जाते हैं, और फिर निश्चित रूप से महंगे विज्ञापन भी है। उन्हें कहते हैं टेलीविजन कमर्शियल्स। कुछ विज्ञापनों में आप मशहूर हस्तियों को भी देख सकते हैं, और मेरा विश्वास करिए उसकी कीमत बहुत भारी है, ना कि लाखों में बल्कि करोड़ों में होते हैं। वास्तव में आपने आईपीएल जैसे आयोजनों में काफी विज्ञापन देखे होंगे जहां ब्रांड के बढ़ावे के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और ये सब ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 सेकंड के विज्ञापन होते हैं। हम 30 से 40 सेकंड में एक प्रोडक्ट के बारे में कितना समझ पाएंगे? ये एक सोचने वाली बात है। तो ग्राहक निष्क्रिय है, उसे वही मिलता है जो रिटेलर उसे देता है। विज्ञापन संक्षिप्त होता है और ज्यादातर एक तरफा होता है। यह ब्रांड के मालिक या निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक है, और उपभोक्ता को सीधे तरीके से निर्माता को उत्पादक की समीक्षा देने के बहुत कम रास्ते हैं। तो यह है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अगर हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग के खर्चों का अंदाजा लगाना हो तो ऐसी कंपनियां हैं जो स्टॉकिस्ट को 10% तक का भुगतान करती है, 20% रिटेलर्स को जो कुल मिलाकर 30% हो जाता है, और 10% बिक्री बल को जिससे ये 40% हो जाता है, और विज्ञापन में 10 से 50% के बीच भुगतान करती है, कम से कम। इसीलिए ये मान लेना उचित होगा कि लगभग 40 से 60% खर्च मिडलमैन, बिक्री दल और एडवर्टाइजिंग पर खर्च किए जाते हैं। तो यह बहुत अधिक लागत वाला मॉडल है। क्या उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए इससे कोई स्मार्ट मॉडल है? इसका जवाब है हाँ। इससे स्मार्ट मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग।